अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क की नज़र से देखा जाता है, लेकिन पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में इसकी ज़राअत इंतहाई मंदी का शिकार है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या वजूहात हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। जी, तो मेरा नाम है तैयब बशीर। ज़राअत मुल्क की टोटल जीडीपी का 18% है और 37% लोग इस ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। और ये भी बताऊंगा कि हमें कौन सी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारा मुल्क का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जिनकी हर साल 2% आबादी इंक्रीज़ होती है। तो इस बढ़ती हुई आबादी को खुराक मुहैया करने के लिए ज़राअत बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारे 40% से ज़्यादा लोग पहले से गुर्बत की लकीर के नीचे दबे हुए हैं। दूसरी तरफ ज़राअत एक्सपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जिस मुल्क की एक्सपोर्ट बेहतर होती हैं उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके लिए ज़राअत में एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल बहुत अहम किरदार अदा करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्सटाइल का सारा इन्हिसार एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान ने अपने दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ परसेंटेज 8.3 फिक्स की थी, लेकिन जब उनके नताइज आए तो वो इंतहाई अफसोसनाक थे, जो कि 0.08% थे, जो कि ना होने के बराबर हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल और इस साल की पैदावार में क्या कमी आई। सबसे पहले गन्ने की पैदावार में पिछले साल गन्ने की पैदावार 83 मिलियन टन थी, जो कि इस साल कम होकर 67 मिलियन टन पर आ गई। और दूसरे नंबर पर कॉटन की पैदावार, जो कि पिछले साल 12 मिलियन टन थी, इस साल कम होकर 10 मिलियन टन पर आ गई। लेकिन गंदम की पैदावार में हमने थोड़ी मामूली सी मिकदार में इजाफा हुआ, जो कि ना होने के बराबर है। वो थी 0.05%। ये हमारी कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। इसलिए हमें अपने मुल्क की ज़रूरियात और जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी ज़राअत को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। हम इस पर बात करते हैं और मुल्क पाकिस्तानी ज़राअत को दरपेश मसाइल का ज़िक्र आपके सामने करूंगा और उनके साथ साथ ही उनका सलूशन भी बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत को बेहतर किया जा सकता है और ज़राअत के दरपेश मसाइल को हल किया जा सकता है और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार को किस तरह ज़्यादा किया जा सकता है। आइए तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के मसाइल पे। पाकिस्तान अपनी कुल ज़मीन का 28% रकबा काश्त करता है। तो इसका सबसे पहला मसला है वो है लिमिटेड कल्टीएबल एरिया। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान का पूरा जो एरिया है, टोटल एरिया वो 79.6 बिलियन एकड़्स है, लेकिन उसमें से हम 23.7 मिलियन एकड़्स को इस्तेमाल करते हैं और 8 बिलियन एकड़्स बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, जो कि इस्तेमाल में नहीं आता। उसके बाद दूसरा मसला जो इसका है लो पर एकड़ यील्ड। इसका मतलब ये है कि जो छोटे काश्तकार हैं या वो काश्तकार जो पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो पुराने तरीक़ों की वजह से हमारा कोई ख़ास पैदावार नहीं होती, कम पैदावार फ़ी एकड़ आ रही है, जबकि दूसरे ममालिक में ये पैदावार बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमें इस पर अपना काम अपनी हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए और अपने किसानों को नए जदीद तरीके, नए जदीद मशीनरी के बाद उन्हें केमिकल फर्टिलाइज़र्स और नए किस्म के सीड मुहैया करने चाहिए। इससे अगला मसला जो हमें आता है वो स्लो ग्रोथ ऑफ अलाइड प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अलाइड प्रोडक्ट वो हैं जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज़राअत से वाबस्ता हैं, जिनमें आ जाता है फल, दूध, फिशिंग, पोल्ट्री और फॉरेस्ट वगैरह। ये भी ज़राअत से इस तरह वाबस्ता है कि अगर इनकी अच्छी प्रोडक्शन ना की जाए, इस पर जोर ना दिया जाए, तो पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्री कसारे में जाती हैं उनको और मुल्क की मईशत तबाह होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जा करवाएं और लोगों को कहें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, फ़िशिंग करें और ताकि इसके साथ साथ मुल्क की जीडीपी। जी, तो इसके बाद जो अगला मसला पाकिस्तान की ज़राअत को दरपेश है वो अनइकनॉमिक लैंड होल्डिंग है। अनइकनॉमिक लैंड होल्डिंग का मतलब कि जब
ज़मीन विरासतन आगे डिवाइड होती है, मतलब कि दादे से आगे बाप, बाप से आगे बेटे तक, तो वो ज़मीन का बहुत कम टुकड़ा सबके हिस्से में आता है। और आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिनके पास 2 एकड़ या 2 एकड़ के करीब ज़मीन है। तो ऐसे लोग ना तो जदीद मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो जदीद ज़राअत के तरीके इस्तेमाल करें, जदीद बीज इस्तेमाल करें, ताकि इस अपनी पैदावार को ज़्यादा कर सकें। और उससे अगला जो मसला है वो ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है वो हर बिज़नेस में, मतलब ज़राअत से अलावा जो बिज़नेस है इनमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, एक्स्ट्रा काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो आप अगर देखें तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहाँ पर कच्चे रोड बने हुए हैं, और जब किसान अपनी फसल पकाता है तो उसे शहर तक ले जाने के लिए कच्ची सड़कों पर जाना पड़ता है, और उसके टाइम का ज़्यादा होता है, उसके बाद उसके एक्सपेंस का ज़्यादा होता है, क्योंकि रोड बिल्कुल कच्चे हैं। और दूसरी तरफ अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। तो बिजली ना होने की सूरत में वहां पर वो ट्यूबवेल इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ट्यूबवेल ना इस्तेमाल होने की वजह पर उनके पास पानी की कमी है, और पानी की कमी की वजह से वहां पर फी एकड़ पैदावार बहुत कम हो रही है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि उन गाँव तक रसाई हासिल करें, और वहाँ पर रोड पक्के करवाने चाहिए जो कि शहरों तक आएँ, और उसके बाद जो बिजली का सिस्टम है उसे हुकूमत को उस पर जोर देना चाहिए। उसके बाद अगला जो मसला आता है वो एग्रीकल्चर इनपुट्स है। एग्रीकल्चर इनपुट्स से मुराद ऐसी इनपुट्स, मतलब जो जदीद बीज जिनसे हम पैदावार को ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जदीद मशीनरी और जदीद मशीनरी के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये वो तमाम अशिया हैं जो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, और बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से इस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है, और छोटा किसान इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, और ना अफोर्ड करने की वजह से वो पुराने तरीक़ों से अपने सारे काम करता है, और उसकी वजह से हमारी पैदावार में खासा नुकसान हो रहा है। तो इस पर भी अगर पैदावार को ज़्यादा करना चाहिए तो हुकूमत को चाहिए कि छोटे किसानों को भी सब्सिडी दे, ताकि वो ऐसे तरीके आजमा सकें और उनकी पैदावार में इजाफा हो। उसके बाद पाकिस्तान में एक जो मसला है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च का। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 16 से 24% एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कर रही हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोगों ने, बाहर की हुकूमतों ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और बहुत ज़्यादा वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनके सामने ज़राअत को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इसलिए वो इस पर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा ज़राअत है, और अगर वो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटियों को बढ़ाकर इसके मुकाबले में 60% या 70% तक पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर होने चाहिए, जो नए नए बीज दरियाफ्त करें, नई नई खादें इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बाहर से लाने वाली जो लागत है इंपोर्ट करने की वो कम से कम हो सके। इसके बाद लैक ऑफ इरीगेंट फैसिलिटीज़ से मुराद पाकिस्तान दूसरे ममालिक में, हमारे हमसाय ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर हुकूमत ने किसानों को बहुत फैसिलिटेट किया है, उन्हें बिजली के बिल कम आते हैं, वो उनके जो फसलें हैं, जो उनकी पैदावार है, जो उनकी ज़मीनें हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में पानी की कमी जो है, पानी की कमी इस तरह है कि लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो दरियाई नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेस्ट तरीन निज़ाम है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क का 50 से 60% पानी ज़ाया हो जाता है। उसकी मेन वजह ज़मीनों में जो कच्चे नाले बने हुए हैं, कच्चे नालों के लिए जब ज़मीनों को पानी लगाया जाता है तो 50 से 60% तक पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी और इसके लिए मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर या प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में एक जो मसला है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च का।
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ 16 से 24% एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कर रही हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में लोगों ने, बाहर की हुकूमतों ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत ज़्यादा वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनके सामने ज़राअत को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इसलिए वो इस पर इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान का 60% हिस्सा ज़राअत है, और अगर वो कम से कम हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रिसर्च यूनिवर्सिटियों को बढ़ाकर इसके मुकाबले में 60% या 70% तक पाकिस्तान में रिसर्च सेंटर होने चाहिए, जो नए नए बीज दरियाफ्त करें, नई नई खादें इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बाहर से लाने वाली जो लागत है इंपोर्ट करने की वो कम से कम हो सके। इसके बाद लैक ऑफ इरीगेंट फैसिलिटीज़ से मुराद पाकिस्तान दूसरे ममालिक में, हमारे हमसाय ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पर हुकूमत ने किसानों को बहुत फैसिलिटेट किया है, उन्हें बिजली के बिल कम आते हैं, वो उनके जो फसलें हैं, जो उनकी पैदावार है, जो उनकी ज़मीनें हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में पानी की कमी जो है, पानी की कमी इस तरह है कि लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो दरियाई नहरी निज़ाम है वो दुनिया का बेस्ट तरीन निज़ाम है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क का 50 से 60% पानी ज़ाया हो जाता है। उसकी मेन वजह ज़मीनों में जो कच्चे नाले बने हुए हैं, कच्चे नालों के जरिए जब ज़मीनों को पानी लगाया जाता है तो वो 50 से 60% तक पानी ज़ाया हो जाता है, जिसकी और इसके लिए मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि इन फ्यूचर या प्रेजेंट में हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। मैंने आपको आपके सामने पाकिस्तान की ज़राअत के सारे मसाइल और कुछ ना कुछ उनके हल बताए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वो बातें बताना चाहता हूँ जो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर हम करते हैं तो हमारी ज़राअत बहुत बेहतर हो सकती है और हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो सकती है और इससे हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो पहले नंबर पर डैम है। हमें चाहिए कि हम डैम बनाएं जो हमारे साल में 50 से 60% पानी ज़ाया हो जाता है, क्योंकि वो स्टोरेज करने की जगह नहीं होती। तो हमें अपने मुल्क में सबसे पहले डैम बनाने चाहिए, जिस पर मौजूदा हुकूमत काम कर रही है। हमारे 2 बड़े डैम मौजूदा हुकूमत बना रही है, जिस पर कई लाखों करोड़ों टन पानी सेव कर लिया जाएगा और जिसकी वजह से वो सेफ पानी होगा और ज़ाया नहीं होगा और हम अपनी ज़राअत में इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा जदीद तरीका है जिसे हम ड्रिप एरीगेशन कहते हैं। ड्रिप एरीगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें पूरी ज़मीन में पाइपलाइन बिछा दिए जाते हैं और उस पाइपलाइन के ज़रिए पौधों को पानी दिया जाता है, और वो पाइपलाइन के ज़रिए पौधों को उतना पानी दिया जाता है जितना उन्हें ज़रूरत होता है, और इस तरह पानी ज़ाया नहीं होता। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कच्चे नालों के ज़रिए पाकिस्तान का बहुत पानी ज़ाया होता है, तो इसके ज़रिए पाकिस्तान का पानी ज़ाया नहीं होगा। उसके बाद तीसरा मसला जो है सेम और थोड़ का है। जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी। इससे ये होता है कि जो पानी होता है वो सतह के ऊपर आ जाता है और नमकियात भी सतह के ऊपर आके एक तह बन जाती है जो पौधों को नशोनुमा नहीं करने देती। तो हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर दरख्त लगाए, और ख़ास तौर पर सफ़ेदे का दरख्त लगाए जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा और नमकियात को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे और ज़मीन की बहाली, ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल हो सके। उसके बाद जो मैं सजेस्ट करूँगा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हर बंदा छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्हें चाहिए कि हर तहसील या कस्बे या किसी न किसी करीब जगह पर सर्विस सेंटर बनाए जाएं। ऐसे सर्विस सेंटर जो बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों को फैसिलिटेट करें, उनको आगाही दें कि वो किस तरह के अपनी पैदावार को ज़्यादा कर सकते हैं, जो कौन सा तरीका वो अपना सकते हैं जिस तरह। और इसके साथ टैक्स पॉलिसी हुकूमत को बनानी चाहिए। टैक्स पॉलिसी जिस तरह 2018 में शहबाज शरीफ ने एक पॉलिसी लाई थी, लेकिन वो पॉलिसी ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ 50 एकड़ से ज़्यादा वाले किसानों को फ़ायदा हुआ, उन्होंने सब्सिडी मिली, लेकिन छोटे किसान वैसे ही रह गए। जिस तरह मैं पहले बता दूं कि छोटे किसानों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि छोटे किसान हमारी ज़राअत में 70% या ज़्यादा छोटे किसान हैं और ये हमारे सरमाया है। क्योंकि 30% बड़े किसान अगर हम उनको सब कुछ देंगे और 70% जो नीचे का तबका काम कर रहा है उन्हें नहीं देंगे, तो इसमें हमारा 70% नुकसान है, जो जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता।
तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि जो जो मैंने फ्यूचर प्लानिंग बताई, अगर इस पर काम हो सके, काम हुआ, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी जीडीपी बहुत इंक्रीज़ होगी और हमारी ज़राअत वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट आएगी इंशाल्लाह।